प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डीकेएस और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आज का यही टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में लगभग कंप्लीट जानकारी को हम पढ़ेंगे और जितने भी इससे प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों के सॉल्यूशन के लिए अधिक से अधिक प्रश्नों को हम हल कर पाएँ। जितने भी इस टॉपिक से प्रश्न बन सकते हैं कंप्लीट इस टॉपिक को पढ़ेंगे ताकि आप अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर पाएँ। इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं। सो दोस्तों, आपको पता होगा कि मैंने जो प्रीवियस वीडियोस थी उनमें भी इस टॉपिक की चर्चा की थी और आपके लिए बताया था कि किस तरीके से परीक्षा में प्रश्न इस टॉपिक से आते हैं और आए हैं। जैसा कि आप इस पेपर में भी देख सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है गर्म किया जाता है तो क्या होता है, केवल समीकरण देना है। यह इस तरीके से भी पूछ सकता था कि यहाँ पर जैसे ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करते हैं तो यह जो है किन यौगिकों में अपघटित होता है या टूटता है, या उत्पाद क्या होते हैं, यह किन यौगिकों में विघटित हो जाता है। चलिए इस टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके के साथ, नए विजन के साथ, नए दृष्टिकोण के साथ इस पेपर को समझेंगे कि किस तरीके से यह प्रश्न पूछा गया है और जितने भी इस टॉपिक से प्रश्न बनेंगे आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, अणुभार क्या है और इसका नाम जो यानी केमिकल नेम क्या होता है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस ये आज का टॉपिक है, जिसका सूत्र होता है CaSO4 पॉइंट लिखा है 1/2 H2O, जिसको 1/2 जो लिखा है इसका मतलब जल का अणु कितना है, आधा जल का अणु है। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जहाँ पर SO4 मिलता है वहाँ पर सल्फेट पढ़ा जाता है। तो Ca हो गया कैल्शियम और सल्फेट का मतलब SO4, और हेमी का मतलब होता है आधा और हाइड्रेट का मतलब होता है H2O यानी कि जल की मात्रा। यहाँ पर जल का जो है आधा अणु है, इसलिए हम हेमी हाइड्रेट यानी कि आधे अणु को हेमी से पढ़ा जाता है और हाइड्रेट का मतलब होता है जल। तो रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, जिसका अणुभार होता है 136.134 यानी 136.134, या कहें तो 137 के लगभग भी आप लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसका क्या होता है, यानी कि निर्माण की विधि क्या होती है, किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, और यह बनाने की विधि भी बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। तो इसमें क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। इसमें लिखा है कि जब कैल्शियम डाइहाइड्रेट होता है उसको 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। इसको यदि आपको समझ में नहीं आया है तो पहले रिएक्शन को पढ़ें, रिएक्शन के बाद यह जो लिखा हुआ आपको देख रहे हैं यह जो लिखा है आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। सबसे पहले लिखा है कि जो कैल्शियम सल्फेट है, यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट है और डाइहाइड्रेट है। यहाँ पर लिखेंगे आप कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट क्या है, यानी जल के दो अणु हैं तो डाइहाइड्रेट लिखेंगे, और जिसको 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो यह टूटने लगता है। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट प्लस 3/2 H2O यानी कि लगभग 1.5 अणु इससे निकल जाता है और आधा अणु इसमें शेष रह जाता है 120 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करने पर। यहाँ पर लिखेंगे आप कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट और डाइहाइड्रेट, डाई का मतलब होता है 2। तो 2 अणु जो थे उनमें से लगभग 1.5 अणु यानी 1.5 अणु निकल गया है और 0.5 अणु यानी कि 1/2 H2O का अणु रह गया है। CaSO4 जो होता है 0.2 H2O यानी कि जल के 2 अणु कैल्शियम सल्फेट के साथ जुड़े हुए होते हैं, उसको हम जिप्सम पढ़ते हैं, जिसको कैल्शियम डाइहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट है जिसके साथ जल के 2 अणु जुड़े हुए हैं, जिसको जिप्सम के नाम से जानते हैं, कैल्शियम डाइहाइड्रेट, इसको हम पढ़ेंगे। अब इसके गुण के बारे में समझते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वह क्या होती हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे कि भौतिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, यानी भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं। यह क्या होता है, यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है जो जल में अविलेय होता है, यानी कि यह जल में घुलता नहीं है।
अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी कि रासायनिक गुण के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हम पॉइंट पढ़ेंगे कि यह जल से क्रिया करने के दौरान क्या बनाता है, क्या उत्पन्न करता है। यह भी रिएक्शन बहुत बार पूछी जाती है कि जब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, यदि उसको जल में डुबोया जाता है या उसको विलय किया जाता है तो वह किस तरीके से नए उत्पाद देता है, तो इसके बारे में भी पूछा जाता है। या कहें तो जिप्सम बनाने की विधि के बारे में भी इस पर पूछ सकता है। जिप्सम बनाने की विधि भी इसी टॉपिक से आप समझ जाएंगे। यहाँ पर लिखा है यदि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की जल से क्रिया कराई जाए, यहाँ पर क्रिया लिखेंगे, यहाँ पर क्रिया कराई जाती है तो जिप्सम का निर्माण होता है। यानी जिप्सम बनाने की विधि में भी आप इसी रिएक्शन को लिखेंगे। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहा जाता है। यानी प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है वह जमने लगता है, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहा जाता है। तथा इस प्रकार की क्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है। यानी जैसे ही इसको जल से हम क्रिया कराते हैं तो वहाँ पर हमें ऊष्मा प्राप्त होने लगती है। इसी कारण यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। वे अभिक्रियाएं जो ऊष्मा को निष्कासित करती हैं या जिन अभिक्रियाओं के द्वारा हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, जिनसे हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में भी याद रखेंगे। अब हम समझते हैं रिएक्शन क्या है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी जल का आधा अणु है और प्लस जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं हम, तो 3/2 इसके जो जल के अणु हैं यानी कि 1.5 अणु है इसके साथ जुड़ जाएगा, तो जल के 2 अणु हो जाएंगे, जिसके द्वारा हमें प्राप्त होता है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। यानी कि जल के 2 अणु कैल्शियम सल्फेट के साथ जुड़ चुके हैं, जिसको हम जिप्सम पढ़ते हैं। इसको आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के द्वारा जिप्सम बनाने की विधि में भी आप इसी रिएक्शन को लिखेंगे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने से आयतन में प्रसार होता है। यानी यह अपवाद के तौर पर इसको याद रखेंगे कि जब भी कोई चीज़ जमती है तो उसका आयतन घट जाता है, लेकिन यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे ही जमता है इसका आयतन बढ़ने लगता है। इसी को हम कहते हैं कि आयतन में प्रसार होता है। अब हम बात करते हैं कि ऊष्मा का प्रभाव क्या पड़ता है, यानी इफेक्ट ऑफ हीट क्या है। तो यहाँ पर ऊष्मा का प्रभाव क्या पड़ता है इसके बारे में हम समझते हैं। यदि कैल्शियम हेमीहाइड्रेट या कैल्शियम डाईहाइड्रेट यानी चाहे तो जिप्सम हो या फिर कहें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो को 120 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है इससे अधिक ताप पर गर्म किया जाए, इन दोनों में से किसी को, तो निर्जलीय प्लास्टर प्राप्त होता है। यानी उससे जल के अणु निष्कासित हो जाते हैं, तो उसी को पढ़ते हैं निर्जलीय। इसे मृत तापित प्लास्टर कहा जाता है। यानी इससे जल निकल गया है तो इसी कारण इसे कहते हैं मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? जल के निकलने के द्वारा जो प्लास्टर प्राप्त होता है निर्जलीय प्लास्टर, उसे कहते हैं मृत तापित प्लास्टर कहा जाता है। यहाँ पर आप सबसे पहले समझेंगे कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को हम 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो हमें जो इसका आधा अणु इसके साथ जुड़ा हुआ है जल का, वह अणु भी निकल जाता है और हमें प्राप्त होता है कैल्शियम सल्फेट। इसके बाद हम समझते हैं यह क्या था, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया है। अब हम करते हैं कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट यानी कि जो जिप्सम होता है, यदि इसको 120 डिग्री टेम्परेचर से अधिक ताप पर गर्म करें तो यह भी बदल जाता है। इसके जो अणु हैं वह निकल जाते हैं, दोनों ही अणु, और कैल्शियम सल्फेट में बदल जाता है। तो इन रिएक्शन को भी आप याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती हैं। आगे बात करते हैं 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर कैल्शियम सल्फेट के अपघटन द्वारा CO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड तथा O2 गैसें उत्पन्न होती है यानी ऑक्सीजन। यह जो है हमें CO2 गैस और ऑक्सीजन गैस तथा कैल्शियम ऑक्साइड जो है हमें प्राप्त होते हैं इसके अपघटन से। यह जो हमें प्राप्त हुआ, यदि इसके बाद इनको पहले गर्म किया हमने 120 टेम्परेचर से अधिक पर, तो यह कैल्शियम सल्फेट में बदला। यदि कैल्शियम सल्फेट को 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करें तो यह टूटने लगता है। CO2 गैस, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और O2 गैस यानी कि ऑक्सीजन में यह अपघटित हो जाता है।
अब हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। तो सबसे पहला जो उपयोग है, अग्निरोधक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी जो अग्नि बुझाने वाले यंत्र होते हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि हड्डियों को जोड़ने में भी इसका प्रयोग प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में इसका प्रयोग होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर को चढ़ाने में जो हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर जो चढ़ाया जाता है तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे कि हड्डियों को जोड़ने में किसका प्रयोग होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही प्रयोग होता है। अब यहाँ पर लिखा है कि सजावटी सामान तथा खिलौने बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, दंत चिकित्सा में प्रयोग होता है तथा मूर्तियाँ बनाने में भी इसी का प्रयोग किया जाता है। दीवार को चिकना बनाने में और आदि भी इसका प्रयोग है, बहुत सारी जगह भी प्रयोग किया जाता है। दीवार को चिकना बनाने के लिए भी कैल्शियम जो सल्फेट होता है, हेमीहाइड्रेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसी का प्रयोग होता है। अब हम थोड़ा सा महत्वपूर्ण एक और टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं कि क्रिस्टलन जल क्या होता है, उसके बारे में हम समझते हैं। यह बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि इसके बारे में कैसे लिखेंगे, क्रिस्टलन जल क्या होता है। यहाँ पर देखेंगे आपके कुछ यौगिकों के क्रिस्टल शुष्क दिखाई देते हैं, यानी सूखे हुए दिखाई देते हैं, परंतु उनमें वास्तव में कुछ जल के अणु संयुक्त रहते हैं। इस जल को क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्रिस्टलन जल के बारे में यदि लिखने के लिए पूछा जाता है तो आप इस टॉपिक को लिखेंगे किस तरीके से। यहाँ पर देखेंगे कि ऐसे यौगिक जिनके क्रिस्टल जो होते हैं शुष्क दिखाई देते हैं लेकिन उनमें जल की कुछ मात्रा होती है, यानी जल के कुछ अणु उसमें उपस्थित रहते हैं। इसी जल को क्या कहते हैं, हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। तथा इस प्रकार के लवण जल योजित लवण कहलाते हैं। यह जो लवण होंगे वही जल योजित लवण कहलाएंगे क्योंकि इनमें जल की मात्रा पाई जाती है। जैसे कि फिटकरी है, फिटकरी का सूत्र आप जानते हैं कि K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O, ये फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है। तो यहाँ पर फिटकरी में आप कहें तो 24 अणु जो है यानी 24 अणु जल के जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरीके से आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखेंगे। देन उसके पश्चात मैं आपके लिए रिएक्शन पढ़ाऊंगा क्या होता है, जबकि जैसे कि इसमें आया था, यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं केवल समीकरण देना है। तो यहाँ पर जो पूछा था इन रिएक्शनों को मैं महत्वपूर्ण जो इक्वेशंस हैं उनके लिए मैं सॉल्व कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। तो आपको यह टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। यदि आपके लिए फिर भी कोई डाउट रहता है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि आपके लिए कोई भी डाउट ना रहे और आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि यह जो क्लास है आपके लिए कैसी लगी। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। आगे की क्लास जो है आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से नए विजन के साथ मिलती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।